P2P लैंडिंग क्या है? P2P लैंडिंग में एक पार्टी बोरोवर होती है जिसको लोन चाहिए एंड दूसरे साइड पे लेंडर्स होते हैं आपके मेरे जैसे जिनके पास पैसा है उनको निवेश करना है तो वो ये बोरोवर को लोन दे देते हैं। P2P लैंडिंग ये बाकी प्लेटफॉर्म से अलग कैसे है? P2P lending can add a good value to your portfolio at a composition level। अगर आप उसमें से 5-10% असेट का अलोकेशन करते हैं तो 10% असेट के ऊपर आपका रेगुलर बेसिस पे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आएगा। कि लैंडिंग रीलैंडिंग फॉलो करो तो जो इंस्ट्रूमेंट नॉर्मल टाइम में 15% रिटर्न दे रहा है वो आपको 17.25% दे रहा है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 18 से 20% का CAGR आपको आराम से मिल सकता है। P2P लैंडिंग को लेकर सबसे बड़ा मिथ क्या है? क्या एक हाई रिस्क निवेश है या फिर कहीं ना कहीं ये जो डाइवर्सिफिकेशन होता है उसको मैनेज कर सकता है? जो 300 ट्रेडिंग सेशन के अंदर सबसे ज्यादा रिटर्न हुए हैं वो मैं टाइम कर सकता हूँ, हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। इट इज एज इम्पॉसिबल एज कि कोई आके ये बताए हमें कि आपके 20,000 करोड़ के लैंडिंग पोर्टफोलियो में P2P लैंडिंग पोर्टफोलियो में प्लेटफॉर्म लेवल के डेटा में जो 50-60 लाख बोरोवर्स को लोन दिया आपने उसमें से मैं आपको बता सकता हूँ कि ये 3.5% लोग डिफॉल्ट करेंगे। आप 5 करोड़ के पोर्टफोलियो में से 5 लाख लीजिए जो खाली 1% है। एक बार आपको इंस्ट्रूमेंट समझा, आपको उसके प्रोज एंड कॉन समझ ही गए, देन यू टेक योर एक्सपोजर। हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका मेरे इस खास शो में जिसका नाम है स्मार्ट SIP। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त संध्या पेस्ट। दोस्तों अक्सर हम इसमें निवेश की बात करते हैं, आपके पैसे की बात करते हैं, प्रॉफिट की बात करते हैं और साथ ही जानते हैं कि कहां पर आपको दाव लगाना चाहिए यानी कि निवेश करना चाहिए और कहां पर आपके पैसे बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं यानी कि इन फ्यूचर अगर आपको अच्छा कॉर्पस तैयार करना है तो कहां पर जाना चाहिए। लेकिन आज बात होगी एक अलग मुद्दे को लेकर यानी कि P2P लैंडिंग, पीयर टू पीयर लैंडिंग के बारे में। कई लोग इसके बारे में जानते भी होंगे लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं आज हम इन डेप्थ में समझेंगे कि आखिर P2P लैंडिंग होता क्या है, ये किस तरीके से काम करता है और अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं यानी कि यहाँ पर निवेश करने की सोच रहे हैं तो उसमें आपको कितना फायदा मिल सकता है, कितना रिस्क यहाँ पर रहता है, तो इन सब बारीकियों को आपको कैसे समझना है और कितना प्रॉफिट बनने के चांस यहाँ पर रहते हैं। हालांकि मार्केट में तो काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, इक्विटी में भी लगातार कई निवेशक दाव लगाते हैं, वहां पर अच्छा पैसा बनाते हैं, कमोडिटीज की तरफ भी जाते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं P2P लैंडिंग के बारे में। तो इन सब मुद्दों को, इन सब सवालों का जवाब देने के लिए आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मेरे खास मेहमान। उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं तो आपको बता दें कि इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं भाविन पटेल जो को फाउंडर है और साथ ही CEO है वर्टिस प्लेटफॉर्म के। बहुत बहुत स्वागत भाविन आपका। थैंक यू, माय प्लेजर। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आखिर ये P2P लैंडिंग क्या है। जिन दर्शकों को इसके बारे में नहीं पता तो मैं चाहूंगी कि आसान भाषा में इसे समझाएं। सो एक कॉमन मैन की लैंग्वेज में अगर देखें तो P2P लैंडिंग हम सब करते आए हैं। हमने घर में भी देखा है, सोसाइटी में भी देखा है कि कभी हमारे कोई रिलेटिव को या तो फ्रेंड को पैसे की ज़रूरत पड़ती इमरजेंसी में या तो कोई बिजनेस रन करने के लिए तो वो सबसे बात करते हैं कि अच्छा मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, सब मिलके थोड़ा थोड़ा पैसा दे देते हैं। नाउ दैट हैज बिकम अ लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म ड्रिवन बिजनेस विच इज कॉल्ड एज P2P लैंडिंग। बट एक्चुअली तरीका जो है वो यही है। सो P2P लैंडिंग में एक पार्टी बोरोवर होती है जिसको लोन चाहिए एंड दूसरे साइड पे लेंडर्स होते हैं आपके मेरे जैसे जिनके पास पैसा है उनको निवेश करना है तो वो ये बोरोवर को लोन दे देते हैं। एक बोरोवर को जो लोन चाहिए वो 15, 20, 25, 50 लेंडर्स मिलके थोड़ा थोड़ा देते हैं। उसी तरीके से एक लेंडर अगर 1 लाख रुपया लगाना चाहता है तो वो 300-400 बोरोवर्स को थोड़ा थोड़ा देगा। 10 लाख लगाना चाहता है तो वो 3-4 हजार बोरोवर में डाइवर्सिफिकेशन कर लेगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इसमें किस तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है? क्या रिस्क का कोई इसमें खेल गेम होता है क्या? देखिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट विदाउट रिस्क नहीं होता है। हर एक इंस्ट्रूमेंट के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। नाउ अगर हम P2P लैंडिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इसके मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स इस तरीके के हो सकते हैं। एक होता है क्रेडिट रिस्क जो सबसे बड़ा पॉइंट है। जैसा कोई भी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट आप देखेंगे तो उसका क्रेडिट रिस्क सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि जिसके ऊपर क्रेडिट दिया गया है क्या वो पार्टी पे करेगी या नहीं करेगी। ना वो बॉन्ड भी हो सकता है, वो लोन भी हो सकती है या कोई अलग टाइप का इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, राइट। उसी तरीके से P2P लैंडिंग में भी क्रेडिट रिस्क सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो क्रेडिट रिस्क होता क्या है?
सो मान लीजिए कि आपने मुझे 100 रुपये उधार दिए, हाँ, अब मैं आपको वो पैसे पूरे पे कर सकता हूँ हुँ, या नहीं कर सकता हूँ, या करूँगा या नहीं करूँगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, हुँ, उसको क्रेडिट रिस्क बोला जाता है। हुँ, नाउ क्रेडिट रिस्क को कैलकुलेट किया जा सकता है, क्रेडिट रिस्क को प्रिज्यूम किया जा सकता है, हुँ, और क्रेडिट रिस्क को एक एनालिसिस करके हुँ, एक नंबर निकाला जा सकता है कि अगर 100 रुपये लैंड हुए हाँ, तो कितने परसेंटेज लोगों के पैसे नहीं आएंगे। सो अच्छा, ऑन आवर प्लेटफॉर्म हुँ, इट्स लाइक 3.5% लोगों के पैसे वापस नहीं आते हैं, अच्छा, एंड दिस डेटा इज बेस्ड ऑन 20,000 करोड़ वर्थ ऑफ लोन्स हुँ, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट। ओके, अब 3.5% के नहीं आएंगे। सो एक लेंडर या तो निवेशक जो है वो हुँ, अज्यूम कर सकता है कि अगर मैंने 1 लाख रुपया लगाया तो हुँ, 3,500 वर्थ ऑफ लोन मेरे डिफॉल्ट हो सकते हैं, हुँ, हुँ, बट उसको कवर अप कैसे किया जाता है। हुँ, तो 1 लाख रुपये का जो निवेश कर रहा है निवेशक, उसको 300-400 बोरोवर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। अच्छा, जब 300-400 बोरोवर्स में डिवाइड कर दिया गया तो मान लीजिए कि 350 पे है, हुँ, तो उसी तरीके से 7 और 7 दूना 14, तो लगभग करीबन करीबन 14 बोरोवर्स का पेमेंट नहीं आएगा। ओके, बट उसके अलावा के बाकी के बोरोवर हुँ, 386 बोरोवर्स हुँ, उसके लोन का बराबर से भुगतान करेंगे। अच्छा, तो ये बोरोवर से जो प्रिंसिपल आएगा हुँ, प्लस इंटरेस्ट आएगा, वो ओके, मेरे क्रेडिट रिस्क को कवर कर लेगा। ओके, So that is how credit risk is covered, and अच्छा, hence the diversification is most important हुँ, in P2P lending. ओके, सेकंड आ जाता है प्लेटफॉर्म रिस्क, हुँ, कि प्लेटफॉर्म कितना प्रोफेशनल वे में ऑपरेट करता है, हुँ, कितना वॉल्यूम हैंडल कर चुका है, हुँ, क्या सारी ट्रांसपेरेंसी फॉलो कर रहा है, सारे रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है, तो ये हाँ, जानना भी जरूरी है। बिल्कुल, एंड ये फर्स्ट वाले पार्ट में प्लेटफॉर्म के डेटा एनालिसिस से आपको क्रेडिट रिस्क का डेटा मिल सकता है। जैसे लेंडिंग क्लब प्लेटफॉर्म पे हम मंथली ये सब डेटा पब्लिश करते हैं हाँ, कि एज ऑन मंथ एंड कितना डिफ़ॉल्ट रेट है, एंड इसकी पूरी हिस्टोरिकल डेटा फ्यू ईयर्स का आपको साथ में मिल सकता है। ओके, सेकंड के लिए आप खुद आरबीआई का वेबसाइट विजिट कर सकते हैं कि रेगुलेशन क्या बोलते हैं। हुँ, नाउ वी आर ऑल थैंकफुल टू ऑल द न्यू एआई टूल्स। तो हुँ, आप कोई भी एआई टूल यूज़ कर सकते हैं जिसमें आरबीआई के रेगुलेशन डाल दीजिए, हुँ, प्लेटफॉर्म का वेबसाइट डिटेल डाल दीजिए और पूछ लीजिए कि हुँ, कितना कंपेरेबल है, क्या ये सारी चीज़ें फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। हुँ, सो यू गेट आंसर कि अच्छा एट एज अ प्लेटफॉर्म मेरा रिस्क बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हाँ, सो ये दो प्रीडोमिनेंटली रिस्क है। हुँ, उसके अलावा बाकी के इकोनॉमिकल रिस्क या तो मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर का इम्पैक्ट, वो सब कॉमन रिस्क है जो बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स में भी हुँ। एप्लीकेबल होते हैं। ज़ाहिर-सी बात है रिस्क तो देखिए हर जगह ही है। आप कहीं पे भी राइट। जाएँ तो हर प्लेटफ़ॉर्म पे अगर प्रॉफ़िट है तो वहाँ पे लॉस या फिर रिस्क के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। राइट। अच्छा मैं ये जानना चाहूँगी कि P2P लेंडिंग ये बाकी प्लेटफ़ॉर्म से अलग कैसे है? अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ या फिर डायरेक्ट इक्विटी की बात करूँ तो ये कितना बेहतर इसे कहा जा सकता है या फिर किस तरीके से इसकी अ, जो इन्वेस्टिंग रणनीति है वो कैसे अलग हो सकती है? सो मतलब मेरा व्यू पॉइंट ये है कि हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना प्रोज एंड कॉन्स होता है, हुँ, अपने रिस्क फैक्टर्स है और अपने रिटर्न फिलोसॉफीज है। हुँ, अब कोई निवेशक ये देख रहा है कि मुझे अगले 5-10 साल 15 साल में एक अग्रेसिव वे में रिटर्न्स चाहिए, हाँ, या तो मुझे ग्रोथ के हिसाब से देखना है, हुँ, तो डेफिनेटली दे विल ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू इक्विटी, डायरेक्ट और म्यूचुअल फंड और वॉट एवर वे। हुँ, हुँ, राइट, बट एक सही पोर्टफोलियो हुँ, या तो एक वेल्थ बिल्डिंग करने वाला निवेशक हमेशा हर एंगल से सोचता है हुँ, कि क्या मेरे पोर्टफोलियो में अग्रेशन है, हुँ, ओके होना चाहिए कुछ पोर्शन तक। हुँ, क्या मेरे पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी है, हुँ, होनी चाहिए अप टू सर्टेन परसेंटेज, वो एफडीएम के अंदर जाना चाहिए। क्या हुँ, मेरे पोर्टफोलियो के अंदर एक रेगुलर इनकम का सोर्स है, हुँ, तो कोई फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मेरा एक्सपोजर होना चाहिए। हुँ, क्या मेरे पोर्टफोलियो के अंदर हुँ, कोई फ्यूचरिस्टिक असेट मैंने हुँ, ऐड की है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हाँ, हो गया, कि हुँ, जिस जो हमेशा वैल्यूएबल रहेगी, वैल्यू ऊपर हुँ, नीचे हो सकती है बट इट विल ऑलवेज बी देयर, राइट। सो जब एक निवेशक हर एक एंगल से सोचेगा हुँ, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट कुछ ना कुछ हद तक एक हाँ, पोर्टफोलियो में आना जरूरी है। हुँ, नाउ बेस्ड ऑन द एज, बेस्ड ऑन आपका रिस्क एपेटाइट, आप इसके कंपोजिशन बदलोगे। हुँ, बट अगर कोई ये बोल रहा है कि क्या इक्विटी कैन बी रिप्लेस्ड बाय फिक्स्ड इनकम, हुँ, I would say, I mean, is it possible? हुँ, It is like comparison of एप्पल एंड ऑरेंजेस। हुँ, सो वो नहीं हो सकता है, तो एक कंपोजिशन लेवल पे हमें सोचना चाहिए, या तो निवेशक को हमेशा सोचना चाहिए कि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर क्या है। सपोज मैं अगर 40 साल का हूँ, हुँ, तो 40 साल की एज में मेरी
फिक्स्ड इनकम की एक्सपोजर अब बढ़ने लगेगी कि हम्म मुझे रेगुलर बेसिस पे कुछ इनकम का सोर्स आना चाहिए, हम्म या तो मेरे पोर्टफोलियो में कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट मुझे लेना है, हम्म नॉट वेरी वेरी अग्रेसिव ग्रोथ का इम्पैक्ट, राइट। तो मैं फिर बॉन्ड मार्केट के ऊपर, फिक्स्ड इनकम हम्म म्यूचुअल फंड के ऊपर, हम्म P2P लैंडिंग के ऊपर एक्सपोजर बढ़ाऊंगा मेरा। ओके सो दैट इज हाउ वन शुड लुक एट इट। हम्म P2P स्पेसिफिकली जो आपने सवाल पूछा, उसका आंसर ये बन सकता है कि P2P lending can add a good value to your portfolio at a ओके composition level। अगर आप उसमें से 5-10% हम्म असेट का अलोकेशन करते हैं, तो 10% असेट के ऊपर आपका रेगुलर बेसिस पे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आएगा। हम्म सो जो भी इंटरेस्ट आ रहा है, हम्म अगर आप उसको री लेंडिंग कर रहे हो, री इन्वेस्ट कर रहे हो, हम्म तो उसके ऊपर इमीडिएट कंपाउंडिंग इम्पैक्ट आना चालू हो सकती है। ओके सो अगर इन अ नॉर्मल सिनारियो हम्म 12 से 15% का एनुअलाइज रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में बन रहा है, हम्म अगर आप उसको राइट वे में स्ट्रेटेजाइज करके री लेंडिंग करते जाएंगे, हाँ तो ये 15% के ऊपर भी जा सकता है, ओके विच कुड बी अ गुड एडिशन टू योर पोर्टफोलियो रिटर्न्स। बिल्कुल। अच्छा, बहुत अच्छे से आपने डिफ़ाइन किया कि कितना बेहतर ये हो सकता है। लेकिन सवाल ना ये भी आ जाता है, जैसे कि आपने एसेट एलोकेशन की बात करी। अगर मान लीजिए कि किसी इंसान को एसेट एलोकेशन करना है, तो वो कितना उसका डिवाइड होना चाहिए कि P2P की तरफ जाए या फिर कोई और एसेट पर वो अपना दाँव लगाए? तो इसको कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है? देखिए, मैं सेबी रजिस्टर्ड IRA तो हूँ नहीं, हुँ, सो आई एम नॉट क्वालिफाइड टू गिव यू एग्जैक्ट आइडिया अबाउट कि आप किसी भी निवेशक का असेट एलोकेशन कैसे होना चाहिए। हुँ, बट मेरे हिसाब से आपके माइंड में 3-4 ये सवाल आने चाहिए बिफोर यू हुँ, क्रिएट अ कंपोजिशन ऑफ असेट इन द पोर्टफोलियो, हुँ, जो मैं खुद मेरे पैसों के को लेके भी सोचता हूँ हुँ, कि मैं कितना अग्रेसिव मेरे पैसों को लेके जा सकता हूँ। हुँ, 50%, 60%, 70%, उसके हिसाब से मैं मेरा इक्विटी एक्सपोजर डिसाइड करता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ कि मुझे कभी भी ओवरनाइट लिक्विडिटी की ज़रूरत कितनी पड़ सकती है। ओके, 10%, 15%, अगर मेरा पोर्टफोलियो 1 करोड़ का है, तो ओके, हुँ, 15 लाख इज़ मोर देन इनफ। ओके, बाकी मेरे पास ये अरेंजमेंट है। तो उतना एक्सपोज़र मैं लूँगा ऑन एफडी, ताकि हुँ, मैं ओवरनाइट कभी भी विथड्रॉ कर सकता हूँ। अच्छा, उसके अलावा फिर मैं सोचूँगा कि अब मेरा ये 2 तो एलोकेशन कंप्लीट हो गया, अब हुँ, मेरे पास बाकी के अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं? हुँ, तो क्या मुझे फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, हुँ, या कोई बॉन्ड का एक्सपोज़र लेना चाहिए, या हुँ, फिर P2P का करना चाहिए? ओके, सो जो बाकी का 20-25% कंपोजिशन है, हुँ, वो मैं डेट इंस्ट्रूमेंट से फिल करूँगा, ओके, और उन तीनों के बीच में राइट कंपोजिशन क्रिएट करूँगा, हुँ, ताकि मेरा असेट एलोकेशन लेवल पे 5 या 6 असेट में पैसा डिवाइडेड है। हुँ, कहीं से रेगुलर इनकम भी आ रही है, कहीं पे हुँ, कंपाउंडिंग भी हो रहा है, हुँ, कहीं पे थोड़ा अग्रेसिवनेस भी है, और एक मेरा 15% असेट एलोकेशन हुँ, एक फिक्स्ड डिपॉजिट में भी है, जो मुझे ओवरनाइट कभी भी ज़रूरत पड़ा तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। हुँ। जब भी किसी को हाई रिटर्न चाहिए होता है ना, तो वो ज़ाहिर-सी बात है कि वो इक्विटी की तरफ ही भागता है, क्योंकि वहाँ पर पैसे बनने के चांसेस या प्रॉफ़िट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर मैं P2P की बात करूँ, तो ये वहाँ से कैसे हट के हो सकता है? क्योंकि देखिए, रिस्क तो यहाँ पे भी है, जैसे कि आपने कुछ देर पहले बताया। राइट। तो उसको ये फिर कैसे मैनेज करता है? सो अगर साइकोलॉजिकल लेवल पे मुझे देखना है दोनों इंस्ट्रूमेंट्स का डिफरेंस, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कभी-कभी फर्स्ट बिगेस्ट डिफरेंस पॉइंट इज़ इक्विटी इज़ योर एक्सपोज़र इन द बिज़नेस। हुँ, अगर बिज़नेस ग्रो करेगा, कंपनी की अर्निंग ग्रो होगी, तो आपकी स्टॉक वैल्यू बढ़ेगी। हुँ, उसके साथ-साथ बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स भी वहाँ पे जुड़ जाते हैं, हुँ, कि अच्छा, इंडिया के अंदर एफआईआई का फ्लो कितना आ रहा है, हाँ, डोमेस्टिक इन्वेस्टर का फ्लो कितना आ रहा है, हुँ, क्या म्यूचुअल के फंड के थ्रू पैसों का फ्लो आ रहा है, तो हुँ, उसके हिसाब से भी बहुत सारी प्राइसिंग इम्पैक्ट आती है। हुँ, बट मोटा-मोटी आपका एक्सपोज़र जो है, हुँ, वो कंपनी के बिज़नेस के ऊपर है। ओके, विज़-अ-विज़ P2P लेंडिंग हो या कोई और क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट हो, हुँ, वहाँ पे कंपनी के बिज़नेस के ऊपर एक्सपोज़र नहीं है। हुँ, कंपनी का अगर प्रॉफिट आज 50 करोड़ है, हुँ, कल 100 करोड़ हो जाएगा, हुँ, तो आपके क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का रेट डबल नहीं हो जाएगा, हुँ, वो उतना ही रहने वाला है। हुँ, लेकिन वहाँ पे आपको श्योरिटी क्या मिलती है कि हुँ, अगर किसी ने 10% इंटरेस्ट रेट कमिट किया है, हुँ, तो 10% इंटरेस्ट रेट रेगुलर बेसिस पे आता जाएगा, अच्छा, राइट। तो दोनों इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ही अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं। हुँ, एक कंपनी के बिजनेस के ऊपर है, और हुँ, दूसरा कंपनी की रीपेमेंट कैपेबिलिटी के ऊपर लेता है। हुँ, अब P2P लैंडिंग के अंदर आप एक स्टेबल कैश फ्लो कैसे सोच सकते हो, हुँ, कि P2P लैंडिंग में अगर आपने लेट से 1 लाख रुपए का निवेश किया है, तो 1 लाख रुपया 300-400 बोरोवर्स में चला गया। हाँ, अब ये 400 बोरोवर्स के पास जब पैसा गया, अब हुँ, 400 बहुत अलग-अलग रिस्क कैटेगराइजेशन वाले बोरोज आपने चूज़ किए हैं। हुँ, हो सकता है उसमें से कुछ डिफ़ॉल्ट करेंगे, जो हमने आगे भी हाँ, कैलकुलेट किया था। हुँ, तो मान लीजिए वो 14 बोरोवर्स डिफ़ॉल्ट करेंगे,
लेकिन बाकी के 386 बोरोवर्स तो पे करेंगे। अब ये एज्यूम करते हैं कि बहुत स्ट्रेस केस सिनेरियो आ गया, जैसे कोविड फर्स्ट वेव आया था। हाँ, इट वाज अ कम्प्लीटली आउट ऑफ द ब्लूज काइंड ऑफ सिनेरियो। वो एक ब्लैक स्वान काइंड ऑफ इवेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम लाइफ में देखा, अच्छा आगे का फ्यूचर का कोई क्लैरिटी नहीं है, क्या होगा कल किसी को नहीं पता है, राइट। बिल्कुल। ऐसे सिचुएशन में भी हमारे पोर्टफोलियो का डिफॉल्ट 5.9% तक गया था। दैट वाज द हाईएस्ट डिफॉल्ट रेट विच वी हैव सीन, विच इज नाउ अराउंड 3.5%। तो ऐसे स्ट्रेसफुल सिनारियो में भी 6% अगर डिफॉल्ट जाता है, हाँ, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 4 टाइम्स 24 लोन्स के डिफॉल्ट हो सकते हैं एट अ पोर्टफोलियो ऑफ 400 लोन्स, ओके। which can be easily covered by the returns given by the other remaining loans, ओके। which is 376. So दोनों इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ही अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे आपको क्या समझना चाहिए कि मैक्सिमम रिस्क मेरा क्या हो सकता है, क्या मेरे प्रिंसिपल के ऊपर सवाल आ सकता है, मुझे कितना डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए और कितना रेगुलर पैसा मेरा वापस आएगा। ओके। So it's about getting regular income from these borrowers, whereas equity is all about getting long term returns. अब वहाँ पे भी साइक्लिकल इम्पैक्ट है, जैसे आप 2013-14 से लेके 2020-22 तक 21 तक का साइकिल देख लीजिए, आपको उसके बीच में हार्डली कभी रिटर्न मिले होंगे, अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड है या तो डायरेक्ट इक्विटी एक्सपोजर है, बट उसके बाद बहुत ही अच्छे मिले। दैट इज वाई वी ऑलवेज से कि यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड। साइकिल को आप टाइम नहीं कर सकते हो, बट साइकिल का वेट जरूर कर सकते हो, राइट। यहाँ पे आपको साइकिल का वेट करने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑलरेडी गोइंग ऑन, सो मंथ ओवर मंथ उसका रिजल्ट आता जाएगा। बट वहाँ पे फिर आपके रिटर्न की एक लिमिटेशन है, जिसको आप एड्रेस कर सकते हो कंपाउंडिंग के साथ, रीलैंडिंग के साथ। बट दोनों इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ही अलग है, और कोई भी निवेशक को ये माइंड में एकदम क्लैरिटी के साथ चीजों को रखनी चाहिए बिफोर टेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कंपाउंडिंग का बेनिफिट कितना मिलता है P2P की अगर बात करूं तो? चलो थोड़ा एक मैथमेटिकल टर्म्स में देख लेते हैं। सो मान लीजिए मैंने 100 रुपये निवेश किए P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसके ऊपर मुझे नेट रिटर्न मिला 15% का। हाँ, अगर ये 15% का हर महीने मुझे रिटर्न आ रहा है, सो मान लेते हैं कि हर महीने का रिटर्न मेरा बनता है 1.25%। सो 1 रुपया 25 पैसा हर महीने का मेरा एडिशनल रिटर्न आ रहा है। ओके। अगर ये 1 रुपया 25 पैसा मैं हर महीने वापस से रीलैंडिंग करते जाता हूँ, तो एक साल में टोटल 15 रुपया मैं और लैंड करूंगा। अगर सिंपल टर्म्स में हम देखें, 15 रुपया जो मैंने और लैंड किया, उसके ऊपर मुझे और 15% का रिटर्न आएगा, विच बिकम्स 2.25%। सो मेरा पोर्टफोलियो लेवल का जो रिटर्न है वो 17.25% हो गया। अच्छा। सो सीधा का सीधा 2.25% का बेनिफिट मुझे जस्ट बेसिक कंपाउंडिंग से मिल रहा है। अभी तो मैंने बेसिक कंपाउंडिंग किया, हाँ, लेकिन आप जब 1.25 रुपया वापस से लैंड कर रहे हैं, वो 1.25 रुपये के ऊपर आपको जो रिटर्न आ रहा है वो अगले महीने आप वापस लगाएंगे, राइट। तो कंपाउंडिंग की इम्पैक्ट बहुत हाई लेवल पे आपको दिखेगी ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। सो अगर आप 4-5 साल तक कंटिन्यूअसली ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो लेवल का एवरेज रिटर्न 18 से 20% के बीच में आराम से जा सकता है। And that's not because the instrument has a high power, because the instrument has a characteristic जिसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं कि लैंडिंग रीलैंडिंग फॉलो करो, तो जो इंस्ट्रूमेंट नॉर्मल टाइम में 15% रिटर्न दे रहा है, वो आपको 17.25% दे रहा है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 18 से 20% का CAGR आपको आराम से मिल सकता है। आपने तो ये बहुत इजीली बताया, मैथमेटिकली आपने जिस तरीके से डिफाइन किया। अगर मैं बाकी इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, खास करके म्यूचुअल फंड SIP की मैं बात करूं, देखिए 12% 15% आप वहाँ भी देख ही रहे हैं, और ज़्यादातर लोग ना उसी तरफ भागते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि चलो कुछ हद तक हमारा पैसा यहाँ पे बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन आज के वक्त में जो लोग अभी भी इस चीज़ से लैग कर जाते हैं कि P2P लैंडिंग के बारे में उन्हें ज़्यादा चीज़ें नहीं पता, जैसे कि आपने बताया कि 17.5% तक भी जाने के पूरे चांसेस रह सकते हैं, तो ऐसे में क्या ये उसको बीट कर सकता है? सो अगेन आपको साइकिल के हिसाब से देखना पड़ेगा। जब इक्विटी मार्केट की डाउनवर्ड साइकिल है तो डेफिनेटली बीट कर रहा है। अच्छा। बिकॉज यहाँ पे तो आपकी डाउन साइड काफ़ी प्रोटेक्टेड है थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। सो हो सकता है 15 की जगह पे आपको 13% का रिटर्न मिला, बट वो तो मिल ही रहा है कंपेयर टू फ्यू इयर्स इन इक्विटी साइकिल, जहाँ पे कभी नेगेटिव रिटर्न भी जाता है, कभी जीरो भी रहता है। अगर मैं उसको कंपेयर करूंगा लेट से लास्ट 15 इयर्स, तो 12 से 14 के बीच का एवरेज रिटर्न इक्विटी मार्केट से आया होगा, तो क्या वो कंपेरेबल हो सकता है?
डेफिनेटली हो सकता है। हम्म, लेकिन अगर मैं उसको कंपेयर करूंगा हम्म, 2020 से लेके हम्म, 2022 के पीरियड को, वो हम्म, बीट नहीं कर पाएगा, हम्म, बिकॉज दैट टाइम इक्विटी मार्केट परफॉर्म रियली वेल, हाँ, गिव अमेजिंग रिटर्न्स, हम्म, राइट। तो इसीलिए वापस से मैं एक बेसिक फिलोसॉफी ऑफ द इन्वेस्टमेंट पे जाता हूँ, जो मैंने बहुत टाइम राकेश झुनझुनवाला जी से भी सुना है, वॉरेन बफे से भी वॉरेन सुना बफेट, है हम्म, कि nobody can time the market. हाँ, You can read the signal, stay invested. हम्म, And when they say market, it is not just about equity market. हम्म, आप अगर वॉरेन बफे की पिछले 2-3 साल की फिलोसॉफी देखेंगे, हम्म, he was heavily putting money in bonds हाँ, because he was expecting कि मार्केट परफॉर्म नहीं करेगा, हम्म, तो मेरे बॉन्ड मार्केट से एक फिक्स इनकम का रिटर्न आता जाएगा, हम्म, फिक्स रिटर्न आता जाएगा, मुझे इक्विटी मार्केट में एक्सपोजर वापस से लेना होगा, तब तक मेरा ये 5 से 8% का एवरेज रिटर्न बनता जाएगा। अच्छा, So money will not remain idle, but I'll keep getting some percentage of returns. So all these big investors always believe in one philosophy that you cannot time market. हम्म, मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट गुरु आके ये बोले कि अरे नहीं, पिछले 40 सालों के मार्केट के टाइम में से हम्म, जो 300 ट्रेडिंग सेशन के अंदर सबसे ज्यादा रिटर्न हुए हैं वो मैं टाइम कर सकता हूँ, हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। इट इज हाँ, एज इम्पॉसिबल एज कि कोई आके ये बताए हमें कि आपके 20,000 करोड़ के लैंडिंग पोर्टफोलियो में, P2P लैंडिंग पोर्टफोलियो में, प्लेटफॉर्म लेवल के डेटा में जो 50-60 लाख बोरोवर्स को लोन दिया आपने, उसमें से मैं आपको बता सकता हूँ कि ये 3.5% लोग डिफॉल्ट करेंगे। दोनों ही इम्पॉसिबल है। It's all about probability, so nobody can time that or nobody can predict this. Now we all can diversify and reduce the probability of default or in case of P2P lending, or you can increase the probability of returns in case of equity by stay invested in a longer period of time. So अलग अलग टाइम पे कंपेरेबल भी है, कहीं पे ज़्यादा भी दे सकता है, कहीं पे कम भी दे सकते हैं। इसीलिए हमेशा एक पोर्टफोलियो लेवल पे हमें सोचना चाहिए कि मैं हमेशा मेरे पोर्टफोलियो में 5 या 6 चीज़ें होनी चाहिए, भले कितना छोटा पोर्टफोलियो क्यों ना। कोई निवेशक का खाली 50,000 का पोर्टफोलियो है, बट 50,000 के पोर्टफोलियो के अंदर भी वैसे ही देखना चाहिए। आई वॉज सिटिंग विथ माई नेफ्यू 2 days बैक, सो ही गॉट 60,000 रुपीज गिफ्टेड बाई ग्रैंड मदर। ओके, अब वो मेरे साथ बैठ के डिस्कस कर रहा था कि मैं ये पैसे कहाँ कहाँ पे लगाऊं। सो ही वांटेड टू टेक एक्सपोजर इन 2 instruments. Then I explained कि at your age of 19 years you can be the most aggressive investor, but still take highest bet on that instrument, but take bet on these 3 instruments as well, and understand how money works, right? Then only you will be able to understand power of each and every instrument. अब 60,000 के पोर्टफोलियो में भी वो 4 चीजें करेगा। सो उसी तरीके से हर निवेशक को, हर इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो लेवल पे राइट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। हमारे P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे स्टार्टिंग के डेज में कई बार ऐसे लेंडर्स आते थे जिनको क्या हो जाता है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे काम करती है कि मैंने एक लोन देखा, वहां पे बोरोवर का रेट है 30%। अब मुझे बहुत एक्साइटमेंट आ गया कि अरे यार मेरे पैसे पे तो 30% रिटर्न बन जाएगा। सो आई इग्नोर ऑल माई सेंसेस एंड आई थिंक कि यार चलो डिफॉल्ट होगा तो थोड़ा बहुत हो जाएगा, बट इट इज नॉट अबाउट थोड़ा बहुत। इफ यू हैव गिवन 10,000 रुपीज टू वन बोरोवर, अगर डिफॉल्ट होगा तो वो पूरा जाएगा। एंड दैट इज वाई एट अ प्लेटफॉर्म लेवल वी पुट रिस्ट्रिक्शंस on how much one lender can give to borrower also. So we don't allow beyond certain limit based on the loan, based on the investment amount of the investor. कभी कहीं पे 500 रुपया होगा, कहीं पे 1000 होगा, कहीं पे 4000 होगा, राइट। तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि 30% देखा तो मैं तो सोचूंगा यार मेरा 1 लाख रुपया 1,30,000 हो जाएगा, वाओ दिस विल बीट एवरीथिंग। बट एक्चुअल रिजल्ट में वैसा नहीं होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिस्क, यू हैव टू एड्रेस दोस पैरामीटर्स। तो वो समझना बहुत जरूरी है, भले कितना भी छोटा पोर्टफोलियो हो या कितना बड़ा हो। बिल्कुल। भाविन, P2P लैंडिंग को लेकर सबसे बड़ा मिथ क्या है? क्या एक हाई रिस्क निवेश है या फिर कहीं ना कहीं ये जो डाइवर्सिफिकेशन होता है उसको मैनेज कर सकता है? बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं। सी हर एक इंस्ट्रूमेंट में रिस्क है। ये बिल्कुल बहुत बड़ा मिथ है कि ये बहुत हाई रिस्क ही है। हाई रिस्क कब बन जाता है कि कई बार निवेशक आते हैं, वो 1 या 2 लोन्स को चूज करते हैं। अब प्लेटफॉर्म लेवल पे एवरी मंथ हम लोग लगभग 3-4 लाख लोन देते हैं। अब उसमें से परसेंटेज वाइज हमें पता होता है
कि इतने हज़ार बोरोवर्स तो डिफ़ॉल्ट करेंगे, लेकिन आपने जब 1 या 2 लोन के ऊपर एक्सपोज़र लिया, हो सकता है वो 2 लोन ही डिफ़ॉल्ट कर जाए एंड दैट्स व्हाई यू फ़ील कि अरे! ये तो इंस्ट्रूमेंट बहुत हाई रिस्क है। बट उसकी स्ट्रैटेजी मैंने आपको ऑलरेडी समझाई कि किस तरीके से एक निवेशक ये चीज़ को हैंडल कर सकता है एंड डाइवर्सिफिकेशन इज़ द ओनली सॉल्व फॉर दिस। अगर कोई निवेशक ये सोचता है कि नहीं मैं 2-4 लोन में देता हूँ फिर समझता हूँ, आई वुड से इट्स बेटर टू अवॉइड, बिकॉज ये आपके एक्सपीरियंस को ख़राब करेगा, आपके ओपिनियन को बदल देगा। अगर आपको एक्सपोजर लेना है तो आप 25,000 रुपये से एक्सपोजर लीजिए, 100 लोन्स में डिवाइड कीजिए उसको, ताकि जब रीपेमेंट आए, जब डिफ़ॉल्ट हो, तब आपको रिटर्न्स दिखेंगे एंड आफ्टर दैट यू विल अंडरस्टैंड it has risk, but this risk is mitigatable. It is not something which is not predictable. So at a platform level हमारे पास गाइडेंस भी है, प्रेडिक्शन भी है, जिसको आपको यूज़ करना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन एक अच्छे पोर्टफोलियो को बनाने के लिए मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर किसी को एक, जैसा कि आपने अपने नेफ्यू का एग्जांपल दिया था कि उसको मैंने 3 चीज़ें बताई, लेकिन एक अच्छे पोर्टफोलियो को बनाने के लिए अगर मान लीजिए किसी का छोटा पोर्टफोलियो पे है, तो उसमें आप उसको क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि कहाँ पर P2P लैंडिंग को स्पेस देना चाहिए? So I would suggest that you should have 5 to 10% exposure in P2P lending. ओके। Now whatever size it is, अगर 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो उसके हिसाब से देखिए। Again, I would not advise 5-10,000 rupees. So as and when your portfolio grows to let's say 2.5-3 lakhs, put 10% exposure, understand how it works, then decide. Now, why I am saying no, it's not because I don't want to ask investors to lend money at 5,000, 10,000 rupees, but because I don't want somebody to take a very small exposure, spoil their experiences, and at the same time क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन इनफ नहीं होगा, हो सकता है आपका रिस्क एक्सपोजर ज़्यादा हो जाए। सो इसीलिए 2.5-3 लाख का पोर्टफोलियो अगर आपका है तो 10% एक्सपोजर बिल्कुल लीजिए, स्टार्ट कीजिए, समझिए, इंस्ट्रूमेंट के प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ अच्छे से समझिए, इसमें रिपेमेंट भी रेगुलर आ जाता है, आपकी सेमी लिक्विडिटी भी एड्रेस हो जाती है, उसको मद्देनजर रखते हुए आगे आपको एक्सपोजर बढ़ाना है, इतना ही रखना है, वो आपको डिसाइड करना चाहिए। और अगर आपका पोर्टफोलियो 5-10 लाख, 20 लाख, 25 लाख या करोड़ों में है, तो बिल्कुल आप एक्सपोजर ले सकते हैं, 5% से चालू कीजिए, रिजल्ट देखिए। अगेन आई वुड से इवन इफ योर पोर्टफोलियो इज 5 करोड़, टेक एक्सपोजर ऑफ 5 लाख रुपीस, अंडरस्टैंड इट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाता है कि कई बार हम चीज़ों के बारे में सुनते हैं और हम बिलीव कर लेते हैं कि अच्छा ये तो सही होगा, या तो ये मुझे सब समझ गया। कई बार मैं मेरे फ्रेंड्स को भी देखता हूँ, ऑफिस में भी देखता हूँ कि कोई एक स्टॉक के ऊपर टिप चल रही होगी, तो लोगों को लगे यार नहीं यार ये तो लॉजिकली बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बट देर आर ऑलवेज मल्टीपल फैसेट्स टू इट, राइट? नाउ सर्टन थिंग्स आई एम एबल टू एक्सप्लेन इन दिस लिमिटेड टाइम, देर आर सर्टन फैसेट्स ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट जो शायद हम आज बात नहीं कर पाए। तो कोई भी एक इन्वेस्टर को, कोई भी एक निवेशक को एक एक्सपोजर लेके देखना चाहिए। आप 5 करोड़ के पोर्टफोलियो में से 5 लाख लीजिए जो खाली 1% है। एक बार आपको इंस्ट्रूमेंट समझा, आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स समझ गए, देन यू टेक योर एक्सपोजर। लेकिन जिस तरीके से रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा, जैसे कि आपने कहा था कि 30% देखा तो जाहिर सी बात है कि अंदर से एक्साइटमेंट लेवल और ज़्यादा हाई हो जाता है कि इसी साइड ही जाना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर होते हैं काफ़ी इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं, क्योंकि हम देख भी रहे हैं कि कई तरह की पॉन्जी स्कीम आजकल मार्केट में अवेलेबल है और कई लोग अपने फ्रेंड्स लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि अरे नहीं तो यहाँ से नहीं, यहाँ पर इन्वेस्ट कर। तो ऐसे लोगों को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? सी, इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी जो फिलोसॉफी है वो डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन से आपको अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना है, जिसका एक पार्ट लैंडिंग भी हो सकता है। उसकी सेकंड फिलोसॉफी होती है टेम्परामेंट। नाउ आई एम अ फाउंडर, आई मेंटेन माय टेम्परामेंट एंड कंसिस्टेंसी फॉर लास्ट 11 years. नाउ वी हैव रीच टू द लेवल जहाँ पे कंपनी आज है, बट पहले 5 साल में देयर वाज हार्डली एनी वैल्यू ऑफ द कंपनी, बट वो कंसिस्टेंट एफर्ट थे जो अब मल्टीप्लायर होके मुझे रिजल्ट दे रहे हैं। सो कई बार हम नॉट जस्ट दिस 30% वाला एग्जांपल के लिए, बट कोई कंपनी के स्टॉक में हमने पैसे डाले हुए या तो कोई म्यूचुअल फंड में डाले, वहाँ पे रिटर्न आ जाते हैं तो हम कई बार बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। वी ऑल्सो टेक सर्टन कॉल्स कि यार अब मैं इसको निकाल लेता हूँ, वेयर एज वी डोंट नो
ऑल द एस्पेक्ट ऑफ कि निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। कई बार जब डाउनवर्ड साइकिल चालू होती है, वेदर मैं बात करूँ 2008-9 की, मैं अगर बात करूँ 2014-15 की, 2017-18 की, 2020 की, तो जब लिक्विडिटी क्रंच आता है या तो मार्केट से लिक्विडिटी सकअप होती है, सडनली मार्केट गिरने लगता है, तब कई सारे इन्वेस्टर बिकॉज ऑफ पैनिक और बिकॉज ऑफ समटाइम्स एक्साइटमेंट, कि पैनिक तब हो जाता है कि अरे यार ये तो मेरे स्टॉक गिर रहे हैं, एक काम करता हूँ अभी बेच देता हूँ। पैनिक एक्साइटमेंट ये होता है कि यार मेरे को तो 3 गुना रिटर्न मिल चुका है, मैं निकाल लेता हूँ, बट उसकी भी ज़रूरत नहीं है। सबसे अहम सवाल वहाँ पे ये है कि क्या मुझे आज ये पैसों की ज़रूरत है, मैंने किस पर्पस के साथ ये पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे। अगर मेरा पर्पस 2025 का है तो 2020 में उतार चढ़ाव आने दो, मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हूँ यहाँ पे। एक डिसिप्लिन वे में, एक टेम्परामेंट के साथ अगर मैं खेलूंगा तो राहुल द्रविड़ की तरह सेंचुरीज मारूंगा, अगर नहीं खेलूंगा तो मैं 10 पे आउट हो जाऊंगा। सो इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन, टेम्परामेंट एंड हैविंग पेशेंस टू सी द रिजल्ट्स। बिल्कुल। एंड वो हर एक फील्ड में जाती है। थोड़ा सा ऑफ ट्रैक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत यंग टीम मेंबर्स काम करते हैं, राइट। इन 11 years I have seen at least 10 to 15 such kind of team members जिन्होंने हमारे साथ 5 से 7 साल काम किया। अच्छा। बट देर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो बहुत कन्विक्शन के साथ आए थे, बट बहुत कम समय के लिए काम किया और फिर चले गए। क्या डिफरेंस था? इन्होंने उतार चढ़ाव देखे, उन्होंने भी उतार चढ़ाव देखे, बट उतार चढ़ाव के साथ इन्होंने कंसिस्टेंसी रखी कि भाई ये तो सुख और दुख तो आते जाते हैं, पैनिक नहीं करना है। बट नाउ दिस 10 or 15 people who stayed with company have built a massive amount of wealth through ESOPs. But those who came and went, they could not build the wealth. हो सकता है उनको मार्केट में सैलरी 25% ज़्यादा मिल गई होगी, या और पैसे बना रहे होंगे, बट they could not create wealth. So when we speak about creating a wealth, डिसिप्लिन, टेम्परामेंट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ना एक्साइटमेंट लाना है, ना पैनिक बटन दबाना है, वेट करना है सही समय का। यही सबसे मेन चीज़ होती है। जिसने ये कर लिया तो मुझे लगता है कि शायद उसने आने वाले वक्त में अपने पोर्टफोलियो को, कहते हैं ना, हरा भरा रख लिया, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और कई बार मैं ये भी इनसाइट शेयर करता हूँ मेरे फेलो पॉडकास्टर के साथ कि सबसे बड़ा डिफिकल्टी यहाँ पे क्या होता है कि वी गेट टू मच अटैच विथ मनी। कि सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि यार सिक्योरिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो इसीलिए हम राइट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते। दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है कि जब थोड़ा भी उसमें ऊपर उतार चढ़ाव हमें दिखता है तो हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है यार मेरे 15 लाख में से 13 लाख हो गए, या तो मेरे 15 लाख 35 हो गए, यार अब तो निकाल लेता हूँ। सही और गलत आपको अलग अलग एस्पेक्ट से सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कोई राइट एडवाइजर की सलाह लेनी पड़ेगी जो उस फील्ड का हो, उसको समझता हो। बट हम उनमें से कुछ नहीं करते हैं, हम हमारे हिसाब से डिसीजन ले लेते हैं, एंड जो वेल्थ मेरी बन सकती थी वो वेल्थ बनाने का मेरा मौका चला जाता है। बिल्कुल। सो दीज आर वेरी कॉमन ट्रेड्स, बट बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इसको अवॉइड किया जा सकता है। तो अगर आप इस तरीके की कोई चीज़ें आपके व्यूअर्स के साथ शेयर करें और उनमें से अगर 10% व्यूअर्स भी ये चीज़ें समझ पाए तो मेरे हिसाब से उनकी वेल्थ बनाना बहुत आसान होगा। बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भाविन हमसे जुड़ने के लिए, और ये तमाम जानकारी जो हमारे आपने दर्शकों को दिया, मुझे लगता है कि उनको इस पॉडकास्ट में बहुत मज़ा आया होगा। जिस तरीके से उन्होंने समझा कि आखिर P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म क्या है, किस तरीके से इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है और कैसे इससे बेनिफिट लिया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि जितने भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ा भी आया होगा। लेकिन जब भी हम पॉडकास्ट करते हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल है या आपकी कोई राय है और आप जानना चाहते हैं उसके बारे में और इन डेप्थ में, तो कमेंट बॉक्स में जाएं, अपनी राय को, अपने सवाल को ज़रूर लिखें, ताकि उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट जब भी हम पॉडकास्ट करें तो उसमें हम आपके सवालों को भी पुट हमेशा करें। तो फिलहाल दोस्तों, इस पॉडकास्ट में इतना ही। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।